गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की काव्यगत विशेषताओं के बारे में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मुक्तिबोध से कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुक्तिबोध के काव्यगत विशेषताओं का भाव पक्ष, अनुभूति पक्ष एवं कला पक्ष, अभिव्यक्ति पक्ष का की दृष्टि से मूल्यांकन कीजिए। यानी कि जो मुक्तिबोध से पहला प्रश्न है वह है कि मुक्तिबोध के भाव पक्ष क्या है और उसके कला पक्ष क्या है, उसका हमें मूल्यांकन करना है। आगे चलिए देखते हैं कि मुक्तिबोध की काव्य वैशिष्ट्य को प्रतिपादित कीजिए। यानी कि जो मुक्तिबोध का काव्य वैशिष्ट्य है हमें उसका वर्णन करना है। जो अगला प्रश्न है वह क्या है, मुक्तिबोध का काव्य स्वतंत्र भारत का इस्पाती दस्तावेज है, प्रमाणित कीजिए। यानी यह जो स्टेटमेंट है, कथन है कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का, हमें इसका वर्णन करना है। इसके आधार पर उनके काव्यगत विशेषताओं का मूल्यांकन करना है। आगे क्या है, मुक्तिबोध की प्रगतिशील चेतना का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। वैसे मुख्य रूप से आप लोगों के इस मुक्तिबोध की जो टॉपिक है वो दो ही प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। ये पहला हो गया और ये दूसरा, इनकी प्रगतिशील चेतना। अगला क्या है, मुक्तिबोध का काव्य प्रगतिवादी विचारधारा नई कविता का नूतन प्रतिमान गढ़ता है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। मुक्तिबोध की काव्य भाषा को परिचय दीजिए। फ्रेंड्स, ये तो हो गए मुक्तिबोध के बारे में। मुक्तिबोध के बारे में इतने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, हम आप लोगों को इस प्रकार पढ़ाएंगे कि ये जो जितने भी क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों के आराम से सॉल्व हो जाएंगे। यदि कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया गया तो आप लोग उसको लिख देंगे तो चलिए, और अच्छा नंबर भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अब मुक्तिबोध के बारे में। मुक्तिबोध प्रगतिशील विचारधारा के उत्कृष्ट कवि हैं। यानी कि जो मुक्तिबोध हैं वह प्रगतिशील विचारधारा के कवि हैं। इनका युग संघर्ष की कविताओं में आत्मसंघर्ष की करोड़ कथा बनकर आया है। यानी कि इनका जो युग है वह हमारे इस समय में जो आत्मसंघर्ष है, हमारा जो संघर्ष है, उसमें वह करोड़ कथा के रूप में आया है। एक नेक और ईमानदार मध्यम वर्गीय व्यक्ति चेतना, समाज के प्रति समाज के शोषित, वंचित एवं अपनी अच्छाइयों के कारण चले गए समाज के जमीन के आदमी की तरफ विद्रोह, प्रतिशोध और घृणा को पूरी शिद्दत के साथ इनकी कविता में महसूस किया जा सकता है। यानी कि जो मुक्तिबोध हैं, हम इनकी कविताओं में देखते हैं कि स्पेशली मुख्य रूप से हमें जो शोषक और शोषित है, हम देखते हैं कि शोषित वर्ग के प्रति सदैव अच्छाई की भावना एवं शोषक वर्ग के प्रति सदैव घृणा की भावना ही मुक्तिबोध की जो कविता हैं वह उनका मुख्य केंद्रीय बिंदु रहा है। आगे चलिए, क्या मुक्तिबोध के बारे में अच्छी बातें हो सकती हैं उसको हम लोग देखते हैं। मुक्तिबोध एक कठिन समय के कवि हैं जिन्होंने अपने सच को कठिन वैचारिक और भावात्मक संघर्ष से पाया है और कविता में चरितार्थ किया है। इनकी कविताओं का स्थापत्य स्थिर और सुपरिभाषित नहीं है। एक अर्थ में उनकी कविता का कोई पूर्वज नहीं है। यानी जो मुक्तिबोध हैं वो अपनी कविताओं में बहुत जो पिछले जो भी पुरानी परंपराएं हैं उससे बहुत ज़्यादा सीखना लेते हुए जो वर्तमान में समस्याएं हैं उस पर बात करते हैं। आगे चलिए देखते हैं कि मुक्तिबोध की कविता में दृढ़ व्यक्तित्व है। अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझने, दूसरों से खुलकर मिलने और उसके साथ मिलकर संघर्ष करने वाला व्यक्तित्व। यानी कि इनका जो व्यक्तित्व है वह अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझने और दूसरों के साथ मिलकर उनके साथ जो व्यक्तित्व है मिलकर उनके जो संघर्ष करने वाला व्यक्तित्व है उसके बारे में बात करना, यह मुक्तिबोध की व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। इनकी कविता हमें खबरदार करने वाली कविता दिखाई देती है ताकि हम अपनी हिस्सेदारी का ठीक समझ बूझ सकें। ऐसी कविता की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यानी कि मुक्तिबोध की कविता में हमें यही देखने को मिलता है, जो भी हमारे साथ भ्रष्टाचार होते हैं, यानी कि जो भी करप्शन आए दिन होते हैं, हमें उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। और उस भ्रष्टाचार में हम लोग यह अक्सर देखते हैं कि उसमें जो शोषित वर्ग का जो भी हिस्सा होता है वह बिल्कुल उसको एक प्रकार से धोखे से वह उनसे छीन लिया जाता है। उसी से सावधान करने की बात कवि गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं। तो चलिए अब काव्यगत विशेषताओं के बारे में देखते हैं। किसी भी कवि की काव्यगत विशेषताओं को समझने के लिए उसे दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।
प्रथम अनुभूति पक्ष, जिसको भाव पक्ष भी कहा जाता है। दूसरा है अभिव्यक्ति पक्ष, जिसको कला पक्ष भी कहा जाता है। चलिए मुक्तिबोध की हम अनुभूति पक्ष अथवा भाव पक्ष के बारे में चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न भावों, रसों, मन स्थितियों आदि का चित्रण होता है। निम्नांकित पंक्तियों में अनुभूति से संबंधित विशेषताएं प्रस्तुत हैं। यानी जो कवि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, उनकी हम जो भाव पक्ष है, यदि उसके बारे में बात करें तो उसमें क्या क्या आता है, मतलब जो मन में अनेक प्रकार की स्थितियां होती हैं उसका वर्णन हम कर सकते हैं, और भावों का, अनेक प्रकार के भावों का वर्णन कर सकते हैं। तो मुक्तिबोध के मन में क्या भाव हो सकते हैं, ये तो हम लोग पहले जान ही चुके हैं। वही शोषक वर्ग के प्रति सदैव बुराई की भावना एवं शोषित वर्ग के प्रति सदैव अच्छाई की भावना ही मुक्तिबोध की कविताओं का केंद्रीय बिंदु रहा है। इसको मतलब बहुत अच्छे से याद रखिएगा, और इसको आप लोग अपनी जो आंसर राइटिंग की कॉपी होगी उसमें ज़रूर लिख कर आइएगा ये लाइन। तो फ्रेंड्स, इनका जो भाव पक्ष है उसके में जो पहला मतलब शीर्षक है वह है पीड़ाबोध। चलिए हम देखते हैं। मुक्तिबोध पीड़ाबोध के कवि हैं। इनके काव्य में यह पीड़ा अनेक रूपों में व्यक्त हुई है, कहीं विशेष दुख के एवं शोक के रूप में, कहीं युग की विभीषिका के रूप में, कहीं गरीबी एवं बेरोजगारी के रूप में, कहीं राजनीतिक उत्पीड़न के रूप में, और कहीं असाध्य बीमारी के रूप में यथा। मतलब ये जो मुक्तिबोध हैं इन्हें पीड़ाबोध के कवि कहा जाता है, क्योंकि ये मतलब किसी भी व्यक्ति को पीड़ा हो वे इसे अपनी पीड़ा समझते हैं। मतलब ये बिल्कुल निराला की तरह हैं। निराला भी जैसे मतलब यदि किसी व्यक्ति को पीड़ित देखते हैं तो उसके पास चले जाते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं, मतलब उसके दुख को बांटते हैं। तो इसी पीड़ाबोध से संबंधित मुक्तिबोध की एक उदाहरण है, चलिए उसको देख लेते हैं। अपना धैर्य पृथ्वी के हृदय में रख दिया था, धैर्य पृथ्वी का हृदय में अपने रख लिया था, उतनी भूमि पर है चिरंतन अधिकार मेरा, जिसकी गोद में मैंने सुलाया प्यार मेरा। फ्रेंड्स, ये मुक्तिबोध की पीड़ाबोध से रिलेटेड जो उदाहरण है वो हो गई। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट हेडिंग है उसमें हम देखते हैं, इनकी जो अगली विशेषता है भाव पक्ष के अंतर्गत वह है पूंजीपति के प्रति विद्रोह की भावना। मुक्तिबोध ने इस संसार को बहुत निकट से देखा था, बहुत कुछ सहा था। पूंजीपतियों के क्रियाकलाप कभी भी उन्हें अच्छे नहीं लगे, इसलिए उनके काव्य में उनके प्रति सर्वत्र घृणा ही दृष्टिगत होती है। कवि ने शोषकों के प्रति विद्रोह का आह्वान करता है, वह इनके प्रति क्रोध एवं घृणा व्यक्त करते हुए कहता है। यानी मुक्तिबोध ने घृणा क्या उत्पन्न किया है उसको देख लेते हैं। तेरी रेशमी वह शब्द संस्कृतद, देता क्रोध मुझको खूब जलता क्रोध, तेरे रक्त में भी सत्य क्या अवरोध, तेरे रक्त से भी घृणा अति तीव्र। यानी जो पूंजीपति वर्ग है, मुक्तिबोध उसको कहते हैं कि जो उसका रक्त है उससे भी हमें घृणा हो गई है, और मतलब उसके किसी भी कार्य से हमें प्रसन्नता नहीं मिलती है। हमेशा हमारे नज़र में उसके प्रति घृणा ही उत्पन्न होती है। जबकि इसके विपरीत हम शोषित वर्ग की बात करें तो उस शोषित वर्ग के प्रति मैं सदैव अच्छाई की भावना रखना चाहता हूँ। ये मुक्तिबोध जी का जो मतलब बहुत अच्छी विचारधारा है, और यह विचारधारा मुझको भी अच्छी लगती है। मतलब मुक्तिबोध एक बहुत ही अच्छे कवि हैं, मुक्तिबोध और निराला। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई इनकी आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति की पूंजीपति के प्रति विद्रोह की भावना जो थी, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति, जो अगली विशेषता है भाव पक्ष के अंतर्गत। आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति। कवि और मुक्तिबोध के काव्य में आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति सर्वत्र लक्षित की जा सकती है। वास्तव में यह उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इनकी कविताओं में आत्म परिष्कार एवं स्वात्म संशोधन के संकेत सर्वत्र उपलब्ध होते हैं। एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथन एवं एक आत्मव्यक्तव्य शीर्षक कविताएं इनका ज्वलंत उदाहरण है। यानी इनकी जो कविता एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथन और एक आत्मवक्तव्य, इनकी मतलब इसके दो कविताओं के शीर्षक हैं, ये इस आत्मनिरीक्षण की जो प्रवृत्ति है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब उसको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो अगली विशेषता है वो क्या है मुक्तिबोध की? मनोभूति चित्रण, व्यक्तिवादी मनोभूति चित्रण। चलिए इसको देख लेते हैं। व्यक्तिवादी मनोभूत का चित्रण इनके काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। कवि ने मानव की समस्त दुर्बलताओं का चित्रण अपने काव्य में किया है। उदाहरण के लिए मानव के व्यक्तित्व का ह्रास, अनिश्चितता, असफलता, मृत्युबोध,
क्षणभंगुरता, अपढ़ता, निराशा, कुंठा, एकाकीपन, अजनबीपन आदि का चित्रण बहुत ही मार्मिक रूप से किया गया है। इस संदर्भ में व्यक्तित्व और खंडहर शीर्षक कविता की निम्नलिखित पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं। यानी व्यक्ति और खंडहर मुक्तिबोध की कविता है, इसकी कम पंक्तियाँ हैं, हम चलिए उसको देख लेते हैं। दब चुकी जो मर चुकी है आत्मा, खत्म जो हो ही गई है आकांक्षा, व्यक्ति में व्यक्तित्व के खंडहर गान कर उठती उसी की गीत। यानी जो मतलब आत्मा मर चुकी है और जो हम मतलब खंडहर, जैसे कोई मतलब व्यक्ति हो, यदि किसी खंडहर में किसी घर में दबकर मर गया हो तो आज उसी घर को क्या कहते हैं, खंडहर। उसमें जो उसकी आत्मा है उसमें मतलब मंडराती रहती है। ये मतलब इस प्रकार रिलेट करके आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जो अगली विशेषता है कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की, वह है मानवतावादी दृष्टिकोण। मुक्तिबोध के काव्य में संवेदना के मूल में मुक्तिबोध के काव्य संवेदना के मूल में व्यक्त ना होकर मानव है, जो संघर्षरत है और सामाजिकता से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्ता के कथन है, तार सप्तक के कवियों के अकेलेपन का भाव मुक्तिबोध में सबसे अधिक है, पर कवि का संघर्ष अकेलेपन और एकांत प्रिय व्यक्ति का संघर्ष ना हो, संपूर्ण जागरूक पीढ़ी का संघर्ष है सुख और शांति के लिए। अतः उनका काव्यिक चेतना को मानवतावादी कहना ही अधिक उपयुक्त होगा, भले ही कहेंगे मार्क्सवादी और अस्तित्ववाद का प्रभाव दृष्टिगत होता हो। इस दृष्टि से ब्रह्म राक्षस उनकी महत्वपूर्ण कविता है। यानी कि जो मानवतावादी दृष्टिकोण है कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की, उसे जो रिलेटेड महत्वपूर्ण कविता है वह क्या है, ब्रह्म राक्षस। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं कि कवि जो गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, भाव पक्ष के अंतर्गत उनकी जो अगली विशेषता वह है यथार्थ चित्रण। यह सर्वथा सत्य है कि मुक्तिबोध कटु यथार्थ के कवि हैं। उन्होंने इस यथार्थ को स्वयं जिया और भोगा है। कवि का यथार्थ बोध दर्शनीय है। इसे जो संबंधित उदाहरण है हम उसको देख लेते हैं। आज के अभाव के व कल के उपवास के व परसों के मृत्यु के, दैन्य के महा अपमान के व क्षोभपूर्ण भयंकर चिंता के उस पायस यथार्थ का देखता पहाड़ स्याह। प्रगतिवादी कवियों में मुक्तिबोधी ऐसे कवि हैं जिनके काव्य में यथार्थ चित्रण सर्वाधिक उपलब्ध होता है। यथार्थ बोध की दृष्टि से उनकी ब्रह्म राक्षस तथा अंधेरे में कविता सर्वोत्तम है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों के सिलेबस में चाहे जो भी कविताएं हो या ना हो, लेकिन आप लोग जो इनकी अंधेरे में कविता है इसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। किताब खरीद कर मिलती है, मतलब दुकान पर आप लोगों को मिल जाएगी, उसको ज़रूर पढ़िएगा। यदि मतलब नहीं पढ़िएगा तो गूगल से ही पढ़ लीजिएगा या मतलब यूट्यूब पर ही सुन लीजिएगा। मतलब कई आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे इसके ऑडियो बुक, लेकिन आप लोग इसको सुनिएगा ज़रूर। बहुत ही अच्छी कविता है ये। तो फ्रेंड्स, जो अगली विशेषता है भाव पक्ष के अंतर्गत कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की, हम उसको देख लेते हैं। बौद्धिकता प्रयोगवादी कविता की रीढ़ है। यही कारण है कि मुक्तिबोध के काव्य में भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता एवं चिंतनशीलता समावेश सर्वाधिक हुआ है। बौद्धिकता इनकी कविता का प्राण तत्व है। आत्मा के मित्र कविता इस दृष्टि से सर्वोत्तम कविता है। यथा यानी फ्रेंड्स, ये जो बौद्धिकता है इनकी बहुत ही मतलब अच्छी विशेषता है कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की। इसमें वो कहते हैं कि जो चिंतनशीलता है वह मुक्तिबोध की कविता में बहुत अच्छी तरीके से हमें समावेश होता हुआ दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, ये तो होगी बौद्धिकता के बारे में। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। इस जो मतलब बौद्धिकता मतलब विशेषता है उससे रिलेटेड उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, क्या मतलब उदाहरण कौन से हैं उसको चलिए देख लेते हैं। मित्र मेरे आत्मा के एकाकीपन की अन्यतम प्रतिरूप, जिससे अधिक एकाकी हृदय आत्मोत हो जाए, ऐसे जिन्हें मनस्वी की मनीषा वह हमारा मित्र है। या फ्रेंड्स, हो गए इनकी बौद्धिकता से रिलेटेड उदाहरण, मतलब जो विशेषता है इनकी भावपक्ष के अंतर्गत। अब हम आगे देखते हैं कि व्यंग्यात्मकता इनकी एक अतिरिक्त विशेषता है, अलग विशेषता है, कह सकते हैं भावपक्ष की या भाव पक्ष या अनुभूति पक्ष की। तो चलिए देखते हैं। व्यंग्यात्मक काव्य प्रणयन के लिए वास्तव में कवि की परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं। मुक्तिबोध ये नग्न यथार्थ का साक्षात्कार किया था, जीवन के कटु यथार्थ को भोगा था। यही कारण है कि आधुनिक सभ्यता की विसंगतियों और विद्रूपताओं तथा
छद्म आधुनिकीकरण पर उन्होंने भरपूर व्यंग किया है। चाँद का मुँह टेढ़ा है। चाँद और चाँदनी रोमांटिक भावों में उद्दीप्त करने वाली ना होकर ऐसे ज़माने का चित्र प्रस्तुत करती है जिसमें कर्फ्यू लगा है, पोस्टरबाजी है और भुसभुसे उजाले में फुसफुसे षड्यंत्र। तो फ्रेंड्स, ये तो कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की जो रही वो विशेषता कौन सी, व्यंग्यात्मकता हो गई। भाव पक्ष के अंतर्गत हम लोगों ने बात किया। हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की कला पक्ष के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, बने रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।